क्या आज की राजनीति में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध बन गया है? लोकतंत्र में लोगों को सच बताना चाहिए। सच बोलने की सजा आपको मिली हुई है कि कहीं ना कहीं पार्टी से दरकिनार किया जाता है आपके लिए? पार्टी में लोग जो छिपाने चाहते हैं उनके लिए तो पेट में दर्द होता है। अगले बार जीतने में हमारे लिए कठिन नहीं होगी। सबसे बड़ी गलती नोटबंदी थी या जीएसटी थी? बिल्कुल जीएसटी बिल्कुल बेकार, करना ही नहीं चाहिए था। इंडिया गठबंधन वास्तव में बीजेपी को चुनौती दे सकता है? बीजेपी की आरएसएस की जो ढांचा है जी जी। उसका कोई मुकाबला नहीं। राम मंदिर बनने के बाद क्या हिंदुत्व की राजनीति का स्वरूप बदल गया? बदल गया नहीं है, एक आशा मिल गई। क्या भारत अभी भी चीन को हल्के में ले रहा है? ये मैं समझता हूँ कि मोदी के जो है सिर्फ अमेरिका से नहीं डरता है, चाइना से ये खड़ा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं जनता के बीच में आज भी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, मोदी के नाम को प्रमोट किया जाता है, जिस तरीके से प्रचार चलता है। भारतीय जनता पार्टी जी कैंडिडेट खड़ा होगा, जी, उसको लोगों ने वोट देंगे। वो मोदी के वोट दे रहे हैं ऐसा नहीं है। इस समय पे ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो अपना सिस्टम सबसे बढ़िया चल रहा है इस समय में? जैसे ऐसा कोई नहीं है। गृह मंत्रालय की फाइलें भी पीएमओ से निकल रही हैं। हमारे जो मंत्री हैं वो तो पिट्ठू है प्रधानमंत्री का। क्या युवा राजनीति में विचारधारा से आ रहे हैं या सिर्फ सत्ता और शोहरत के लिए आ रहे हैं? ताकि इन्हें कुछ मिलने का उसमें आते हैं। बाकी लोग तो बस कहते हैं कि भाई हम पढ़ें और हमारा अच्छा मार्क्स लें। क्या आपको लगता है कि आज भी मीडिया सरकार से सवाल पूछने की बजाय सिर्फ प्रचार का माध्यम बनती जा रही है? एडवर्टीजमेंट सब बंद हो जाएंगे, फिर वो चलेगा कैसे? फिर चलेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत का आज विशेष पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, राष्ट्रवाद और बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षित अर्थशास्त्री रहे हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे और सबसे बड़ी बात, सत्ता के सामने भी सच बोलने का साहस रखने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। चाहे राम मंदिर आंदोलन हो, आर्थिक नीतियों पर तीखी राय हो, चीन और पाकिस्तान पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हो या फिर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने का साहस हो, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा अपनी राष्ट्रवादिता के लिए जाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे देश की राजनीति, बीजेपी का भविष्य, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, न्यायपालिका, हिंदुत्व, अर्थव्यवस्था, चीन, पाकिस्तान और उन तमाम मुद्दों पर जिन पर पूरा देश जवाब जानना चाहता है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी, डेली 24 भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, सब लोगों ने बहुत करीबी से आपके लिए देखा जाता है। आप अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। प्रखर राष्ट्रवादी के साथ साथ अर्थ मतलब जो है इकोनॉमिक आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो शुरू से ही, क्योंकि ज़्यादा अधिकतर लोगों को पता है कि आप किस तरीके से बोलते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोग सच में सिर्फ आपके ही मुंह से जानना चाहते हैं। तो शुरुआत उन्हीं चीज़ों से करते हैं। जैसे स्वामी जी, आप हमेशा सत्ता से सवाल पूछते रहते हैं। क्या आज की राजनीति में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध बन गया है? होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जी, लोगों को सच बताना चाहिए और उसमें अपनी पार्टी के लोग ही किसी बात को छिपाएंगे तो उसको खुलासा करनी चाहिए। और मुझे हर्ष है कि मैं कर सकता हूँ और मुझे मेरी पार्टी इसमें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि सारे लोग जो पार्टी में हैं वो समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा ही कर रहा हूँ, अच्छा के लिए, पार्टी के लिए कर रहा हूँ। और जो दुखी हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसमें। जी, नहीं, जैसे आप हमेशा सत्ता से सवाल पूछते हैं जी, तो राजनीति में हमेशा क्या रहता है कि अपनी पार्टी से ही पूछो, कहीं ना कहीं तो लोगों के मन में टीस बनी रहती है। तो क्या ऐसा अपराध कर देते हैं आप कि कहीं ना कहीं मन में ऐसा क्या है?
नहीं, दूसरों से मैंने जो विपक्ष में है उनको पूछना वो कौन सी बड़ी बात है। जी अपने पार्टी के अंदर कुछ होता है जो सही नहीं है, जो जी जी हमारी सिद्धांत के अनुसार नहीं है, जी। उस पर सवाल उठाने पर हम्म। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के जो आ, जो लोगों में जो एक आस्था बनती है जी वो बढ़ती है, और इसीलिए हम जीतते आए हैं। पहली बार 3 बार हम जीत कर आए हैं, और इसीलिए कि पब्लिक में एक सिद्धांत, हमारी जो सिद्धांत है उसको भी मानते हैं, परंतु ये भी मानते हैं कि हम इनसे सच पता कर सकते हैं। ठीक है। बीजेपी में आपका बहुत बड़ा कद है। बीजेपी के बड़े शीर्ष नेताओं के साथ आपने बड़ा कंधे से कंधा मिला के काम किया है, चाहे अटल जी के समय से रहे हो, चाहे आज तक रहे हो, चाहे मोदी के समय से रहे हो। लगातार कहीं ना कहीं आपका बीजेपी में एक शीर्ष नेतृत्व के नाम में जाना जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी कोई छोटा नाम नहीं है, राजनीतिक कद में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नाम है। फिर भी मैं कहीं, क्योंकि लोगों के मन का है, मेरे मन का नहीं, क्योंकि लोगों के मन में हम लोग बैठते रहते हैं, देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं कि आप हमेशा सच बोलते हैं। और इतना बड़ा कद होने के बावजूद क्या सच बोलने की सजा आपको मिली हुई है कि कहीं ना कहीं पार्टी से दरकिनार किया जाता है आपके लिए? पार्टी में लोग जो छिपाने चाहते हैं उनके लिए तो पेट में दर्द होता है। जी परंतु मैं राजनीति में क्यों हूँ? जी मैं तो हार्वर्ड में प्रोफेसर था, जी जी और बहुत नाम कमाया था मैंने। जी जो नोबेल लॉरेट्स के उसके स्टूडेंट्स थे, और वो हमारी जय जयकार करते थे, जो हमें पढ़ाते थे वही क्या करते थे। जी तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पब्लिक मेरी प्रशंसा करें। मैं वही करूँगा जो मैं समझता हूँ कि पब्लिक को बताना चाहिए। पसंद नहीं है तो और कहीं चले जाओ। अच्छा, जैसे बीजेपी में 2029 तक वैसे ही मजबूत रहेगी जो इस समय है बीजेपी? हाँ, मोदी की छुट्टी करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी और मजबूत भी बदलेगी। हाँ, बार जीतने में हमारे लिए कठिन नहीं होगी फिर। तो प्रधानमंत्री मोदी, जैसे आपने मोदी को ही लेके बात कर दी, क्योंकि मैंने 2029 का जिक्र छेड़ दिया, तो जब बात कर दी तो प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ताकत तो वही है जो हमारी पार्टी की संगठन है। जी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यानी वो उनको मजबूत करते हैं। मतलब आरएसएस जो है कहीं ना कहीं बैक पीछे से उनको मजबूत करती है। नहीं, हमारी पार्टी को करती है। अच्छा, बीजेपी को उसका मजबूत इनके करते फायदा होती है। जी तो परंतु उसने जो विदेशों में जिस प्रकार से अभी फंसा हुआ है, जी जिसका मैं लेना ही ठीक नहीं समझता हूँ, पर जी सबको पता है। जी जी मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे ना बढ़ाते तो हैं। आप जी, जी। कुछ भी करिए, जी, जब मैं जी। तो ना के नहीं कहूँगा, परंतु मैं खुद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। मैं समझता हूँ कि मोदी की जो संस्कृति है जी वो हमारी पार्टी की संस्कृति नहीं है। उसने जो व्यवहार किया महिलाओं के साथ, हमारे देश के अंदर, देश के बाहर, जी ये मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक एक मैं कहूँगा बुरी नाम आई है। जी और इस पर हमें कहीं ना कहीं इसको ठीक करना पड़ेगा। आपने कई बार आर्थिक नीतियों पर भी, जैसे आपने महिलाओं को लेके एक तो बात कही, क्योंकि महिला आरक्षण बिल का भी अभी बात चल रहा है, मैं उस चीज़ को बाद में लेके आऊँगा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों पे कि लगातार देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, और इस समय पे डीजल पेट्रोल हो या कोई भी चीज़ें लो, मतलब क्रूड ऑयल वगैरह यानी कि विटामिन्स वगैरह भी लो, वो लोगों को मिल नहीं पा रहा है। कंस्ट्रक्शन से लेके कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आर्थिक जो है वो चोट पड़ रही है, यानी कि मीडियम क्लास हो या चाहे बिजनेस क्लास हो या कोई भी हो, उसको आर्थिक कहीं ना कहीं महंगाई। और आपने एक देखा हुआ है, नोएडा के अंदर एक जो लेबरर्स होते हैं उन्होंने स्ट्राइक भी की थी, कहीं ना कहीं उनकी वेजेस को लेके उनकी जो समस्याएं थी, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई, उनकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी। तो आपने कई बार आर्थिक नीतियों पर गंभीर गलतियां हुई हैं, ये आपने भी कहा है। सबसे बड़ी गलती नोटबंदी थी या जीएसटी थी?
बिल्कुल जीएसटी बिल्कुल बेकार, करना ही नहीं चाहिए था। ये अरुण जेटली की आइडिया थी और मोदी उसको स्वीकार किया। और मैं समझता हूँ कि उसको करना नहीं चाहिए। इसमें क्या है, इसमें सब चीज़ खुला छूट होनी चाहिए। जी जब मार्केट में है तो उस मार्केट से लोगों को पता लगता है कि किसको क्या कहाँ का क्या खरीदना है। जी तो मैं समझता हूँ कि उसको उससे विपरीत जा कर के कोई एक ऐसे कोई व्यवस्था करें जिससे लोगों को गुमराह करना, मैं समझता हूँ वो हुआ था और उसका हमें आज भी हम भुगत रहे हैं। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था को लेके लगातार, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े नॉलेज रखते हैं, अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, आपको नॉलेज भी है कहीं ना कहीं, अगर एक समय आए और आपको भारत का इस समय पे वित्त मंत्री बना दिया जाए, हाँ, तो आपकी पहली 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी अगर आप वित्त मंत्री पहले बनते मैं तो? इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दूंगा। इनकम टैक्स ही बंद कर देंगे? बिल्कुल। मतलब इनकम टैक्स बंद होने से क्या व्यवस्थाएं, कैसे, मतलब क्या कैलकुलेशन है, थोड़ा बताइए। जब आप इनकम टैक्स को खत्म करोगे, जी लोग काला धन बंद कर देंगे। जी लोग उसको मार्केट में लगाने लगेंगे। जी उनको चिंता नहीं होगी जी कि भाई हमारे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा सवाल पूछने के लिए। जी तो एक शुद्धता आएगी हमारी जी प्रणाली में। जी और इसीलिए मैं कहता हूँ उसको इनकम टैक्स बिल्कुल मेरे देश में जो जहर पैदा कर रही है वो इनकम टैक्स को हमें हटाना चाहिए। इनकम टैक्स की क्या आवश्यकता है? जब आप मार्केट में जाते हैं और आप कुछ खरीदते हैं जी। तो इनकम टैक्स, जैसे आपने कहा कि आप इनकम टैक्स को बंद कर देंगे, तो इनकम टैक्स बंद करने से भारत को कहीं ना कहीं, अपनी इंडियन गवर्नमेंट के लिए देखा जाए तो रेवेन्यू का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं टैक्स में बताते हैं ये लोग। क्यों, तो जब फिर वो कैसे करेंगे? जब मार्केट में जाकर खरीदते हैं तब आपको टैक्स नहीं देना होता है? जी। और आप टैक्स देते हैं। दूसरा स्लैब आप करेंगे कि जो भी लोग इनकम, जो अपनी बिजनेस व्यापारी हैं या जो अपनी अर्निंग करते हैं, उस पर भी उनको कोई सोर्स या टैक्स नहीं देना है। जैसे कि आप, मुझे जो लग रहा है सेम ऐसा जो रूल है वो यूएई में, यानी कि दुबई के अंदर है, इस तरीके के। दुबई में कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता। जी जी दुबई में क्या कर रहे हैं? जी अब मैं कहता हूँ कि हमारे देश में लोगों को इनकम टैक्स नहीं है तो उस पैसा को वो इन्वेस्टमेंट में डालेंगे जी जी बिना डर। आज डरते हैं, डरते हैं। हाँ, कि सवाल पूछ लेंगे कहाँ से ले, कहाँ से दिया, ये सारी चीज़ें। मतलब सोर्स पूछा जाता है कि अगर आदमी कोई वाइट में अपनी इनकम बनाना भी चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है, उससे ही पूछते हैं तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से, सबसे हाँ, बड़ा मैं अर्निंग तो जानता छोड़िए, अगर वो वाइट में काम करना भी चाहता है तो सबसे पहले सरकार पूछती है कि आप पे पैसा कहाँ से आया। करेक्ट। उस पर भी टैक्स देने के बावजूद भी हिसाब भी बताना होता है। हूँ। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ आपने बताई कि आप इनकम टैक्स जैसी सुविधाओं के लिए, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, सुब्रमण्यम स्वामी का ये बहुत बड़ा बयान है, अगर वो किसी भी तरीके से सरकार में इस तरीके से सिस्टम में आते हैं और उनको वित्त मंत्री बनने का मौका मिलता है, तो वो सबसे पहला जो साधन होगा वो इनकम टैक्स को ही जड़ से खत्म कर देंगे। ये एक मिडिल क्लास से लेके बिजनेस क्लास से लेके एंट्री लेवल तक जो भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सहूलियत भी हो सकती है, ये मानना है। इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी को सब जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई छोटा बड़ा नाम नहीं है। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष सत्ता और ये सब चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। आपने बहुत नज़दीकी से राजनीति को बहुत जाना है, ग्राउंड से भी जाना है, इकोनॉमिक बड़े बड़े लोगों के साथ कंधे, तो विपक्ष का भी एक मजबूत रोल होता है, यानी कि सत्ता इस समय पे दे जाता है। क्या राहुल गांधी विपक्ष के मजबूत चेहरा है या फिर एक राजनीतिक प्रयोग है? मतलब क्योंकि आप हर किसी पे बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ राहुल गांधी पे बोलिए। राहुल गांधी बोल चुका जी हूँ। जी जी, मैं तो मैंने यहाँ तक दिखाया कि उसने तो इंग्लैंड का जो नागरिकता है उसने स्वीकार किया है, उसको मैंने निकाल के दिया। राजनाथ ने उस समय वो होम मिनिस्ट्री में थे, जी जी तो उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया। जी तो मोदी ने क्या किया, राजनाथ को हटा दिया और इस उसकी जो पिठ लघु है उसको बना दिया।
और वो उसको छूता ही नहीं है। मैं कितने बार उसको फ़ोन करके कहा होम मिनिस्टर को कि भाई ये जो है ब्रिटिश नागरिक इसमें है। उसने राजनाथ ने नोटिस इशू किया है, उसका जवाब इसने नहीं दिया। यहाँ तक कि एक जवाब भी नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ों को कलर इसको पूछो कि नहीं तो हम आपको अंदर कर देंगे, बाकी लोगों को अंदर करते हैं तो इसको भी कर देंगे। परंतु वो मोदी तो इतना डरता है वाजपेयी ये एक्सक्यूज मी डरता है राहुल गांधी से तो विपक्ष के जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं उनसे बहुत डरता है। मतलब तो देखा जाए तो यानी कि राहुल गांधी जो है मजबूत चेहरा है, जो मोदी जिनसे डरते हैं। मजबूत चेहरा नहीं है वो या मोदी है जो कमज़ोर है। मतलब मोदी राहुल गांधी से कमजोर, आप कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल है 100%। अभी एक मामला अभी 2-4 दिन पहले का है। माननीय न्यायालय जो अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि उत्तर प्रदेश की कोर्ट है, उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ एक शायद नागरिकता के दौरे में एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए। बात एकदम ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को लेके जैसे आपने कहा कि तत्कालीन होम मिनिस्टर राजनाथ जी ने आदेश किए थे, लेकिन करंट में आप इस समय पे जो होम मिनिस्टर हैं, आपने उनको भी बोलने की कोशिश करी, लेकिन वो उन पे एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब सीधा साधा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी संयोग प्रयोग नहीं, राजनीति में अगर देखा जाए तो आपकी ही पार्टी के मोदी या अमित शाह वगैरह, जिनका आप नाम नहीं लेना चाह रहे, जिनको आपने बोला, ये बचाना चाह रहे हैं। ऐसा क्या इन लोगों के साथ कोई ऐसी क्या चल रहा है? कुछ है ही कुछ ना कुछ। मैं उनको जवाब देना चाहिए। मैं क्यों बोलूं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। जी जी। मैं कहता हूं कि आपने जो ये तय हुआ था कि राहुल गांधी से हम सवाल पूछेंगे कि तुमने वहाँ इंग्लैंड में अपना जो नागरिकता है वो आपने कहा कि ब्रिटिश है, तो यहाँ इंडिया में कैसे आ गए? ये सवाल राजनाथ ने किया था, उनको तुरंत बदल के इसको लाए और इसने अभी तक आज तक पूछा नहीं। मैंने कम से कम 5 बार चिट्ठी लिखी होगी, होम मिनिस्टर ने बिल्कुल नहीं किया कुछ इसके बारे। क्या इंडिया गठबंधन वास्तव में बीजेपी को चुनौती दे सकता है? जो इंडिया अलायंस नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारी बीजेपी की आरएसएस की जो ढांचा है जी जी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब इंडिया अलायंस जितने भी लोग हैं, जो पार्टियां, जो क्षेत्रीय दल जिन्होंने बना के एक इंडियन अलायंस बनाया है, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक तो है कि हमारी जो हिंदुत्व का जो सिद्धांत है वो 80% हमारे देश में लोग उसको मानते हैं जी, और मुसलमान और दूसरे जो अल्पमत लोग हैं वो भी समझते हैं कि भाई ये तो अपने समुदाय को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, हम हमारे पीछे नहीं लगाएंगे। और तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है सिद्धांत है ये किसी और पार्टी में नहीं है। जी, मतलब इंडिया अलायंस में देखा जाए तो कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल ऐसा नहीं है जो मजबूत हो, जो इंडिया अलायंस में जो बीजेपी को चुनौती दे पाए, क्योंकि बीजेपी यानी आपकी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत हो चुका है कि ये लोग अलायंस भी मिल के आपकी पार्टी के स्ट्रक्चर की नींव को हिला नहीं सकते। बिल्कुल, आपका कहना है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आप राम मंदिर को लेके भी लगातार आपने बयान दिए हैं, राम मंदिर को लेके भी बोलते रहते हैं। तो राम मंदिर उसके कार्य नहीं हुआ, ऑब्वियसली आप कोर्ट में जाकर जीत कर आए आप। तो मैं जानना चाहता हूँ, राम मंदिर बनने के बाद क्या हिंदुत्व की राजनीति का स्वरूप बदल गया? बदल गया नहीं है, एक आशा मिल गई जी। अभी तो बहुत, मैं कहता हूँ 3 तो पक्का ही है जो हमें मुक्त करना है। एक तो हो गया राम मंदिर, दूसरा है जो वाराणसी में है जो वाराणसी में जो है ज्ञानवापी जी जी उसको, और तीसरा है एक और है जिसको नहीं, ये कृष्णा का ये उत्तर प्रदेश में मथुरा में। जी जी, ये 3 है। ये हो जाए तो फिर हम बाकी मस्जिदों को तोड़कर दोबारा मंदिर बनाने की बात छोड़ देंगे। ठीक है,
जैसे आपने हिंदुत्व को लेके तो मुद्दा बताया, बल्कि स्थायी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको अभी भी लगता है कि अब हिंदुत्व जो है वो मुद्दा नहीं रहा आपकी पार्टी के लिए, या बल्कि राजनीतिक जो है, बल्कि स्थायी राजनीति का आधार बन चुका है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के बारे एक पब्लिक में आ गए कि ये सीरियस नहीं है। जी जी। कोई भी एक एक स्पष्ट तरीके से हम हिंदुत्व लाने के लिए बात करेंगे जी और दूसरों को छेड़ेंगे नहीं। जी। हम अपने देखिए, अपने हिंदू में इतनी गिरावट है, जी। उसको ठीक करना है। ये जाति में सब चीज़ को, जैसे वो पैदा हो गए उससे जाति बनती है, ये सब बकवास है। जी लोगों को इतना ही कहना चाहिए कि आप प्राध्यापक हैं तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। जी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ परंतु मैं ब्राह्मण भी हो सकता हूँ, जैसे जी। आजकल करते हैं लोग। करते हैं बिल्कुल। हाँ, तो ये एक शुद्धिकरण हम ला सकें तो मैं समझता हूँ कि ना कोई अल्पमत के लोग घबराएंगे, ना हमारे लोग सोचेंगे कि भाई ये लोगों ने कुछ किया नहीं। ठीक है, चलिए, आप इन चीज़ों पे तो चर्चा चलती रहेगी। मैं एक ऐसे अर्थशास्त्री, एक ऐसे राजनीतिक से बात कर रहा हूँ जो देश का जाना माना नाम है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। इन्होंने कभी कई सारी हस्तियों, कई सारी राजनीतिक लोगों को बड़ा नज़दीकी से देखा है, चाहे वो कोई सा दल हो, पक्ष रहो विपक्ष रहो, इन्होंने राजनीति को बड़ा मजबूती से अपने कंधे से कंधे मिलाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोग बाई कैमरा बयानों के थ्रू जानते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो सिर्फ आपको पता हो, अभी तक आपने ऑन कैम किसी और से ना कहा हो। कुछ ऐसा मुद्दा बताइए जो आपका किसी अटल जी के साथ हो, या मोदी जी के साथ हो, या अमित शाह के साथ हो, या किसी पार्टी विपक्ष के साथ हो। आज आप 2 4 5 मिनट में एक ऐसा किस्सा बताइए जो लोग सब सुनना चाहें, जो किसी को नहीं पता हो। अनसुना किस्सा कोई बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मैंने कोई ऐसी बात छिपाई ही नहीं है। नहीं, अनसुना किस्सा कोई ऐसा किस्सा होता है जो अभी तक सब लोगों के सामने नहीं हो। वो नॉट कोई ऐसा एजेंडा एक्सपोज करना, कुछ भी नहीं, केवल एक कोई अच्छा भी हो सकता है, पॉजिटिव वाइब्स में बताइए कोई एक ऐसा अनसुना मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की सारी बात निकालेंगे तो लोग बहुत दुखी हो जाएंगे। नहीं, तो ऐसा कुछ किस्सा जो आप किसी और के इसमें साथ। क्या है, वो चले गए, अब क्या फ़ायदा है। जी जी। रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा कोई, हर कोई कुछ ऐसे अनसुने किस्से होते हैं जो लोग जानना चाहते हैं, जिनको नहीं लोगों को पता है, और वो उनके साथ चले जाते हैं। चलिए, आपने अच्छी बात कही, अटल जी हमारे देश की धरोहर थे, वो अब हम लोगों के बीच नहीं है, चले गए, ठीक है। धीरे धीरे हो सकता है लोग को असलियत पता लग जाएगा जब इतिहास। मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। चलिए, नहीं, हमारा- अभी तो मुझे जी, बोलने जी, के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, जी, क्योंकि ये माहौल ठीक नहीं है इसके लिए। जी जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जैसे ना हमेशा डिप्लोमेट रिलेशन भी बहुत अच्छे से जानते हैं, डिप्लोमेटिक भी जानते हैं कि चीज़ें क्या होनी चाहिए। चीन को लेकर आपकी चेतावनियां हमेशा तेज रही हैं। क्या भारत अभी भी चीन को हल्के में ले रहा है? नेचुरली चीन ने अभी पहले तो चीन हमारी सीमा को पार करके उन्होंने ज़मीन हड़प लिया। हम्म। अब तो 20-30 किलोमीटर अंदर आकर हमारे देश की ज़मीन को हड़प लिया है। उस पर मोदी ने एक क्या कहते हैं, कहा कि इसको छाप नहीं सकते हो। आज भी आप चिट्ठी लिखोगे कि क्या चाइना ने इतने ज़मीन हमारी पिछले 10 साल में हड़प किया है, तो उसकी वास्तविकता क्या है, वो कहेंगे नहीं, हम इसको बता नहीं सकते। तो जो आज हमारी जो कमांडर चीफ था नवरानी, वो चले गए अब छुट्टी करके। जाकर पूछे उनसे जी। कि मैं उनसे मिला था और कहा था कि ये सब हो रहा है, आप चुप क्यों हैं? कि मैं क्या करूं, मुझे तो ऑर्डर मिला है कि चुप रहो। जी। तो इस चाइना के सामने झुकना
मोदी का सबसे बड़ा बुरी यानी बुरी काम है ये। इनको क्या क्या हो गया? अब चाइना का थोड़ा पकड़ है अन्य चीज़ों में। ये और वो जो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्या उसका नाम, हमारे एस जयशंकर, हाँ शंकर, हाँ जयशंकर, ये वो उस समय मिनिस्टर ये एम्बेसडर था। और ये जाता था गुजरात से, और गुजरात में ये उसके लिए सारा व्यवस्था करता था जो मोदी के लिए पसंद थी, जिससे चाइना भी मजा लिया उसमें। और इसीलिए आज चाइना के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। चाइना ने कितना ज़मीन हमारे हड़प लिया है जो निर्विवाद थी, उसको ले लिया। उसके लिए कहीं बोलने के लिए किसी को अधिकार दिया। राजनाथ ने शुरुआत की थी, उसको बदल दिया और किसी और इसमें लगा दिया। होम मिनिस्ट्री से उसको डिफेंस में तो मुंह क्यों नहीं खोल सकते हो? सब सीक्रेट बन जाती है। जी जी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोदी के जो है वो सिर्फ अमेरिका से नहीं डरता है, बट चाइना से ये खड़ा नहीं हो सकता है जी। और उसने हमारी निर्विवाद जमीनों को चाइना ने जो हड़प कर लिया है उस पर आज तक उसने हमें किसी को, मैंने पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था जी, तो मैंने सवाल पूछा जी, तो उन्होंने कहा हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? चाइना ने तुम्हारी जमीन ली, ये बता नहीं सकते। और ये सारे स्पीकर सब लोग चुपचाप बैठे रहे। इस समस्या के लिए मैं समझता हूँ कि मोदी को राष्ट्रीय उसकी जो कि मैं कह सकता हूँ कि एक आस्था उसकी है, उसमें है नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जो चाइना के साथ, मतलब चाइना के लिए भारत की तरफ से एक जवाब होना चाहिए, वो मोदी नहीं दे रहे हैं। डर के मारे नहीं दे रहे। मतलब डर है या कोई ऐसा राज है? क्योंकि मैंने ये सवाल उठाया था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि कोई कहता है आया है, कोई कहता है नहीं आया है, कैसे कोई बकवास उसने किया। जी जी। मैंने चिट्ठी लिखा, उसका जवाब नहीं दिया। जी। तो क्या तुम्हें डर है कि चाइना के बारे में कहूँगा कि उन्होंने ये ज़मीन लिया है जो निर्विवाद थी ज़मीन जी, और उसको आज चाइना ने हड़प लिया है जी। कितना हड़प पाया है जी। कितनी यानी कितने स्क्वायर किलोमीटर्स उन्होंने लिया है, वो जवाब नहीं देते। ये कि नेशनल सिक्योरिटी नहीं। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि आप हमेशा कहीं ना कहीं सिंगल एक उस पे बोलते हैं कि मोदी ने कभी कभी आपको, मतलब एक पर्सनल क्वेश्चन जो लोग जाना, कभी कभी ऐसा कॉल आता है बीजेपी की किसी सीट से तो आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं पार्टी के खिलाफ, कुछ थोड़ा संतुलन में बोली, कभी ऐसा हुआ? ऐसा किस्सा बताइए, कुछ ऐसा हुआ हो या कहीं बोला हो? कोई किस्सा नहीं है, कभी नहीं बोला किसी ने, किसी को हिम्मत नहीं है। और ज़्यादातर लोग घर में बैठ करके प्रशंसा करते हैं। कहीं ना कहीं जो एक पीछे लोग हैं वो सामने नहीं बोल पाते, लेकिन वो सुब्रमण्यम स्वामी के पास आके बोल के चले जाते हैं कि आप जो कर रहे हो सब सही कर रहे हो, हम तो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें तो कब्जे में ले रखा है। चलिए, क्योंकि जब चीन पे बात कर ली तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पे भी बात चलना चाहिए, क्योंकि सबको पता है वर्ल्ड वॉर चल रहा है। वर्ल्ड वॉर की एक मीडिएशन जो पाकिस्तान हमारे साथ कहीं ना कहीं निगाह में लाने, तो छोड़िए पाकिस्तान पे खुद अपने देश चलाने के लिए पैसे नहीं है, वो मीडिएट एक ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इन चीजों की डिप्लोमेट रिलेशन भी नॉलेज है। एक अमेरिका जो अपने आप को वर्ल्ड शक्ति कहलाता है, एक इजराइल और एक ईरान के बीच की लड़ाई को मीडिएट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर मीटिंग रखी जाती है और पाकिस्तान के अंदर बुलाया जाता है। ऐसा क्या है? पाकिस्तान कब से मीडिएटर? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की भारत की नीति कूटनीति होनी चाहिए और सीधी निर्णायक नीति के बीच में ये पाकिस्तान कहां से निकल के आ गया कि ये मीडिएटर बनेगा? खुद तो चलाने के लिए पैसे है नहीं पाकिस्तान इस पर। अमेरिका चाहती है कि पाकिस्तान उसमें मीडिएट करना चाहिए। हमने अमेरिका को क्या फायदा है इस पाकिस्तान से? हमने क्यों नहीं विरोध किया?
नहीं, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। तो ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये मोदी से पूछो कि भाई क्या हो रहा है। पहले तो हमारी कितने 26 लोगों को पाकिस्तान के लोग हमारे देश के अंदर आकर के पठानकोट में उन्होंने उनको गोली से मारा, उनके बीबी देखते रह गए, सब रोते रह गई और हम कुछ नहीं किया। क्योंकि जब हम फौज भेजने की बात आई थी तो चाहे अमेरिका ने कहा नहीं तुम नहीं भेज सकते हो और इन्होंने छोड़ दी। ये तो मोदी के समस्या है कि वो अमेरिका से डरता है, चाइना से डरता है कि वो सिर्फ आप लोगों को डरा सकता है परंतु किसी और को डरा नहीं सकता। मतलब अपने देश के अंदर देखा जाए तो लोगों को ही डरा सकते हैं, बाहर वालों को नहीं डरा सकते। वो भी डरा सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा है? उससे तो कुछ मिलेगा नहीं उनको। चलिए, इन सवालों के जवाबों में जिस तरीके से आपने एक एक सवाल का जवाब, मैं जानना चाहता हूँ कि आज भी राजनीतिक अगर देश में देखा जाए, क्योंकि हम लगातार मोदी का 3rd टेन्योर है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में आज भी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, मोदी के नाम को प्रमोट किया जाता है, जिस तरीके से प्रचार चलता है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी की कैंडिडेट खड़ा होगा जी, उसको लोगों ने वोट देंगे। वो मोदी के वोट दे रहे हैं ऐसा नहीं है। मतलब मोदी का जो फैक्टर है वो मोदी फैक्टर नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। एक ज़माना जब था ये जो चल गई कि इसने गुजरात में ये किया, गुजरात में वो किया, उसमें लोगों ने कहा कि इसको भी देखा जाए। अब सवाल है कि राहुल गांधी को कोई लाएगा और बाकी सब टुकड़े टुकड़े हैं। एक ही पार्टी है जो सारा हिंदुस्तान में है, वो है बीजेपी। तो बीजेपी के लिए वो लोग वोट देते हैं, मोदी के लिए नहीं कोई देते। चलिए ठीक। आपने कई कानूनी मामलों में खुद लड़ाई लड़ी है, कई सारे ऐसे कानूनी मामले होते हैं जिसमें आपने खुद लड़ाई लड़ी है। आज न्याय पाना के आम आदमी के लिए कितना कठिन हो गया है? मतलब आम आदमी के लिए कितना नेचुरली उनको खुद नहीं बहस कर सकते हैं कोर्ट में जी, तो उनको रखता है, वकील को रखना, उसके लिए पैसा जी, और वो वकील भी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। मतलब मैं वही, क्योंकि न्यायपालिका के अंदर कहीं ना कहीं या तो हो सकता है स्टाफ की कमी हो, जजेस की कमी हो, न्यायपालिका में कहीं आज भी तारीख पे तारीख सिस्टम जो है वो आज भी वहीं का वहीं, जो एक पिक्चर में आता था तारीख पे तारीख, वो आज भी चला रहा है। तो मैं कहता हूँ लोगों को कि आप ये विधि और कानून पर आप जाकर पढ़ो और सीखो, जैसे मैं करता हूँ। मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, इकोनॉमिक्स में। जी जी बिल्कुल। परंतु मैंने देखा जब मेरे ऊपर ये कांग्रेस के लोगों ने केस डालने लगे जी, तो मैंने कहा कहाँ से पैसा लाऊंगा। तो मैं फिर पढ़ाई की और आज मैं कोई विश्वास ही नहीं करता कि मैं वकील नहीं हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन मैं, आप जैसे मैंने ये कहा कि वित्त मंत्री बनते हैं, तो अब मैं एक सवाल, क्योंकि न्यायपालिका में कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद न्यायपालिका से रहती है। वो कहते हैं ना, जब कोई सिस्टम नहीं सुनता, पुलिस नहीं सुनती, लोग नहीं सुनते, वो कहता है एक लास्ट में जाके आई विल सी यू इन अ कोर्ट। वो न्यायपालिका से उम्मीद करता है। लेकिन न्यायपालिका में भी आज के आज जो मैंने बात कही, तारीख पे तारीख, और बेचारा वो तारीख होते हुए बूढ़ा हो जाता है और उसका परिवार रोड पे आ जाता है। अगर आप देश के कानून मंत्री बनते हैं और आपको एक पावर मिलती है, तो आप न्यायपालिका के अंदर क्या ऐसा सुझाव या कोई ऐसा चीजें देखना चाहेंगे जिससे कि आम नागरिक, जो बेचारी आम जनता है, मैं बनूं वित्त मंत्री जी या कानून मंत्री जी जी, उसका प्रधानमंत्री सहन करना पड़ेगा। अच्छा, वो नहीं होगा। जो बनता है प्रधानमंत्री जी, वो अपना मंत्री उनसे ज़्यादा काम करें, जी, वो ये नहीं चाहते हैं। आज की परिस्थिति में नहीं चाहते।
तो आज के समय पे जितने भी मंत्रालय हैं, मैं मंत्रालय में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जब आपने ये बात छेड़ दी। इस समय पे ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो सबसे एक मतलब एक कहते नहीं है उनसे हटके अपना सिस्टम सबसे बढ़िया चल रहा है इस समय पे? जैसे ऐसा कोई नहीं है, सब नित- प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाकर फाइलें होती हैं, मतलब जो भी फाइलें मंत्रालय की वो सब पीएमओ जाएंगी, पीएमओ से ही अप्रूव्ड होकर मंत्री अपना डिसीजन कोई नहीं ले सकता। दैट्स राइट। तो क्या ऐसा नितिन गडकरी पे भी लागू होता है जो नहीं, एनएचएआई? इसीलिए उसको किनारा कर दिया ना, उसमें उसको किस में ये रखा है, कुछ छोटी बातों में ही रखा है, बड़ी चीज़ है उसमें तो उसको नहीं रखा है। उसको तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था, क्योंकि कितने सालों से वो टॉप लेवल में रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे पार्टी के बिल्कुल लगातार सही बात है, परंतु नहीं। अब मैं ये पूछता हूँ कि इस परिस्थिति में वो क्या कर सकते हैं? तो उनको एक विभाग दे दिया और, गया। और आप जानिए कि किसी जैसे वो यदि कोई इश्यू में वो करना है, वो अकेला नहीं कर सकते हैं, उसको भेजना होगा और फिर सारे बैठ करके उसको हाँ ना करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी ये ठीक नहीं है, मैं करके देता हूँ आपके लिए। सारी चीज़ें प्रधानमंत्री अपने आप ले ली। कोई एक जैसे लगातार प्राइम मिनिस्टर्स, जैसे आपने बताया कि कोई भी चीज़ होती है वो पीएमओ मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग कहाँ करता है वो, ज़्यादा से मतलब मॉनिटरिंग नहीं करता, सीधे आदेश देता है, ये करो ये करो ये करो। मतलब उन्हीं की तरफ से आदेश जारी होते हैं, जो भी करेगा पीएमओ करेगा, कोई भी मिनिस्ट्री अपने इंटरफेरेंस नहीं कर और मंत्री भी रहने के लिए वो जाकर पूछेगा। तो क्या ये चीज़ रूल लागू अमित शाह जी पे भी होते हैं? किस पर? क्या ये गृह मंत्रालय पे भी पीएमओ की जो फाइलें हैं, गृह मंत्रालय की फाइलें भी पीएमओ से निकलती हैं? बिल्कुल। वो जो हमारी जो मंत्री हैं वो तो पिट्ठू है प्रधानमंत्री का। अच्छा, वो कुछ नहीं, एक छोटी बात नहीं ले सकता है प्रधानमंत्री से पूछे बिना। चलिए, ये है हमारे गृह मंत्रालय के जो परिस्थिति है। चलिए, क्योंकि आज के समय में विचारधारा ही सबसे बड़ी, कहीं ना कहीं विचारधाराओं में लोग होते हैं, कोई किसी विचारधारा का, कोई किसी विचारधारा का है। आज के समय पे कहीं ना कहीं युवाओं में भी राजनीति का क्रेज हमेशा शुरू से रहा है। वो कॉलेज यूनियन से शुरुआत होती है, कॉलेज स्टूडेंट यूनियन से शुरुआत होती है, वो बढ़ते बढ़ते हुए आता है। क्योंकि आप एक वरिष्ठ राजनीतिक और बहुत अनुभवी नेता हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्या युवा राजनीति में विचारधारा से आ रहे हैं या सिर्फ सत्ता और शोहरत के लिए आ रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि सत्ता के इन्हें कुछ मिलने का उसमें आते हैं। बाकी लोग तो बस कहते हैं कि भाई हम पढ़ें और हमारा अच्छा मार्क्स लें, इसी में रह जाते हैं। कौन आता आजकल जी, उनके स्टूडेंट्स, यानी उनकी जो भी मीटिंग होगी उसमें कोई नहीं आता। पहले जब मुझे याद है 20 साल के पहले, 15 साल के पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स होते थे और हम लोगों को बुलाते थे। आज कोई ऐसा करते ही नहीं है। मतलब हाँ, अब तुरंत मोदी के ऑफिस से कोई रहेगा कि भाई इसको क्यों बुलाया आपने। अच्छा, मतलब ये आज भी स्टूडेंट यूनियन जो है वो इन चीज़ों में लेके कहीं ना कहीं बिल्कुल, वो अब तो बिल्कुल जो सरकार कहेगी वही करेंगे, वही करते हैं ये लोग। वही करते हैं। क्योंकि इसके पीछे सरकार जो कहेगी, क्योंकि यूथ तो मुझे लगता है कि सरकार से कहीं प्रभावित है, डर की वजह से करता है। डर क्यों है? नेचुरली। चलिए, जब यूथ पे सवाल उठाया है, कोई झूठा केस डाल करके उनको जेल में अंदर कर दें तो माँ बाप तो बहुत दुखी होंगे। भाई हमने सारा पैसा करके तुम्हें भेजा और तुम जा कर के ये कर दिया। कहे मैंने कुछ किया नहीं, मुझे जानबूझकर ऐसे अंदर कर दिया। जी जी, तो कौन माँ बाप उसको मानेगा? क्योंकि मैंने युवाओं की बात उठाई है, मैंने पॉलिटिकल भी बात उठाई, डिप्लोमेट रिलेशन भी बात उठाई। अब मैं थोड़ा, क्योंकि मैं मीडिया प्रोफेशन से हूँ, तो मैं मीडिया प्रोफेशंस के लिए भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स से लेके हर चीज़ की नॉलेज, पॉलिटिकल भी बात होगी, तो मैं अब मीडिया की तरफ भी आता हूँ। क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं मीडिया में जो है, क्या आपको लगता है कि आज भी मीडिया सरकार से सवाल पूछने की बजाय सिर्फ प्रचार का माध्यम बनती जा रही है? मतलब अधिकतर मीडिया, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ,
तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो मीडिया है क्या सवाल पूछने की बजाय आजकल प्रचार ज़्यादा कर रही है, आप मतलब इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो जो उनको उनकी जो अखबार हैं जी। उसमें जो एडवर्टीजमेंट है सब बंद हो जाएंगे, फिर वो चलेगा कैसे? फिर चलेगा नहीं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया के जो बहुत बहुत अच्छे रीच वाले हैं, कंटेंट हैं, क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन लोगों के मिलियन व्यूज़ आते हैं, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल बोलने के बाद उनको भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा है? बिल्कुल। तो ऐसा कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, अब कैसे? तक चलेगा जब तक लोगों को खड़ा होने के लिए हिम्मत होगी, तब होगी कि ये हम नहीं मानेंगे और हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। पत्रकारों में भी लोगों को खड़ा होना चाहिए। अब ये दबते जाएं और कहें कि भाई जितना दबेंगे उतना दबाते और चले जाएंगे, कहने का मतलब यही सीधे। है। चलिए, आपने सब सवालों का जवाब दिया। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जी। क्योंकि सभी मुद्दे पे, सभी डिस्कस पे बात हो गई जो चीज़ों पे होनी चाहिए, क्योंकि जितनी आज के समय पे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने बेबाक बयान भी दिए, और ये कहीं ना कहीं जो बयान होते हैं उनको पार्टी की, उन्हीं की ही पार्टी के अंदर उन्हीं के ही नेताओं को वो चुभते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। सत्य जाहिर सी बात है हर किसी को कड़वा लगता है, किसी को, सबको अपनी अपनी अच्छाइयाँ सुनना, और वो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं कर सकते क्योंकि वो सत्य के साथ हैं और सत्य बोलना जानते हैं। चलिए स्वामी जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, अब एक क्वेश्चन मेरा लास्ट है, उसके बाद हम क्लोजअप करेंगे। आपके जीवन में सबसे बड़ा राजनीतिक संघर्ष कौन सा रहा, और सबसे बड़ी जीत भी कौन सी रही? आप इसमें विस्तार से थोड़ा सा बताइए। तो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई जी जी। तो मुझे पकड़ नहीं सकी, तो मैं विदेश चले गया। जी। और हाँ, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह में जाकर मैंने प्रचार किया जी। कि ये जो हुआ है जी। इसमें इतने लोग जेल में चले गए, ये हो गया, वो हो गया। हम्म। और एक दिन मैं वापस आया हम्म। और इंदिरा गांधी ने मेरे नाम पर बड़े बड़े यानी पकड़ने के लिए बहुत निकाले थे। उनकी जो सरकार थी, उनके सरकार के जरिए। फिर भी मैं आया इंडिया, ये पकड़ नहीं सके मुझे। ये भी नहीं पता था। जब आप इंडिया आए थे उस समय कहाँ से आए थे आप? मैं आया था लंदन से, मैं अमेरिका था, फिर लंदन, वहाँ से लंदन गया जी। लंदन से मैं सीधा दिल्ली आया जी। और दिल्ली में मैंने टिकट खरीदा, यानी ये जो इंडिया के बाद जो आती है बर्मा। अच्छा। हाँ, म्यांमार में उसका टिकट, हाँ, म्यांमार का टिकट खरीदा। और तो हवाई जहाज़ उन दिनों में तो एक साथ वो एक जगह नहीं जाती, उतर के कनेक्टिंग फ्लाइटें होती थी, कनेक्ट करते हुए। नहीं कनेक्ट नहीं, उतर के फिर स्टॉप लेना होता था। स्टॉप। तो दिल्ली में स्टॉप रुका, मैं उतर गया, उतर लिए। और मैं फिर किसी को आइडिया नहीं थे मैं आने वाला हूँ, क्योंकि टिकट तो मैंने बर्मा का लिया जी। तो इसीलिए मैं आया और चुपचाप जाकर के एक होटल में ठहरा, और कपड़े वपड़े सब अमेरिकन कपड़े पहने थे। तो अखबार भी, यानी जो होटल वाले, उनको भी पहचाना नहीं, क्योंकि मैं तो नया था उन दिनों में, यानी। तो मैं फिर वहाँ से मैं पार्लियामेंट में जाकर 1 मिनट के लिए मैंने भाषण देकर चले गया, और इंदिरा गांधी उस समय नहीं थी, लोकसभा में थी, मैं राज्यसभा में था। तो राज्यसभा में आते आते मैं निकल गया और गायब हो गया। उससे ये इंदिरा गांधी की जो हालत खराब हुई, तो उसने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन में हम जीत गए सब। मतलब 1 मिनट के, आपके 1 मिनट के भाषण में, जो लोगों को पता नहीं, आप अमेरिका से आते हैं थ्रू टिकट, लंदन होते हुए म्यांमार का टिकट कराते हैं और इंडिया में आ जाते हैं। और आप उस समय राज्यसभा सदस्य थे इमरजेंसी के दौरान। हाँ। तो राज्यसभा सदस्य, ऑब्वियसली आपने एक बयान 1 मिनट, वो बयान क्या था 1 मिनट का?
नहीं, ये कहा कि जो उस समय शुरुआत हो रही थी जी। तब मैं गया और स्पीकर बोल रहा था जी। कि कौन कौन मर गए हैं। जी। मैंने कहा लोकतंत्र भी मर गया है, जी। उसको भी जोड़िए। जी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जी। और सब लोग देख रहे थे भाई क्या है, उस जी। समय इंदिरा गांधी नहीं थी। जी। जी। मैंने कहा फिर मैं वॉकआउट कर रहा हूँ, जी। वॉकआउट कर दिया। जी। इंदिरा गांधी उस तक आई, परंतु जी। मैं उस तक चले गया था। जी। और फिर मैं सीधा गया था हमारे जो जो सीमा के पार जो राजा थे, क्या नेपाल? हिंदू, हाँ नेपाल के, जी। जी। वो मेरा स्टूडेंट था हार्वर्ड जी। में। जी। तो उसको मैंने बताया मैं आऊँगा, हम्म। तो उन्होंने जाके मुझे पकड़ रिसीव के किया होगा। हवाई जहाज़ में बिठा के अमेरिका वापस भेज दिया। अमेरिका वापस भेज दिया। इंदिरा गांधी का खोजती रह गई। नाम बस हम्म। बिल्कुल नष्ट हो गया। हम्म। तो उसने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। हम्म। उस समय हम वहाँ वापस आए हम्म। और मुझे पकड़ नहीं सके क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। हम्म। और सारा अमेरिका सब लोग नज़र लगा रहे थे भी कि इंदिरा गांधी क्या करने वाली है। इंदिरा गांधी दिखाने चाहती थी कि मेरे पास इतनी सपोर्ट है, मैं इलेक्शन भी करके जीत सकती हूँ, परंतु वो हार गई। और हम फिर नेचुरली दोबारा बन गए एमपी, और नाम बहुत हमारी बनी। तो इसीलिए ये जो एक जोखिम लेने की जो है एक मंशा, उस कारण से मैं वो किया जो दूसरे लोग कोई कर नहीं सकते। आपने एक ऐसी बात बताई, ये जो मैंने कहा था ना अनसुना किस्सा, ये अधिकतर लोगों को नहीं पता है, जिस तरीके से आपने आज भी बताया। मैं आप देख रहे थे जिस तरीके से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, एक बहुत बड़ा नाम। आप सोचिए, इमरजेंसी के दौरान की एक ऐसी घटना बताई जो लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे इमरजेंसी लगाई गई थी। उस इमरजेंसी के दौरान पे उनके जो स्टूडेंट थे, यानी कि नेपाल के जो राजा थे वहाँ पे, उनके कनेक्ट में थे। जब ये इंडिया आते हैं तो इंडिया आने के लिए अमेरिका से फ़्लाइट लंदन की लेते हैं। लंदन की फ़्लाइट जो थी वो म्यांमार का टिकट कराते हैं। म्यांमार की जो फ़्लाइट थी वो सोचिए कितना दिमाग लगाया होगा, वो इंडिया होके जानी थी। और इंडिया इन्होंने देखा कि ये कनेक्टिंग फ़्लाइट यानी कि स्टॉप जो है इंडिया में होगा, और मुझे म्यांमार थ्रू जो फ्लाइट थी वो इंडिया होती हुई म्यांमार जा रही होगी। और इन्होंने म्यांमार में रुक जाते हैं, म्यांमार इंडिया में उतर के और एक होटल ले लेते हैं। और अचानक कहीं ना कहीं वो राज्यसभा में पहुंच जाते हैं और राज्यसभा में सिर्फ 1 मिनट का बयान देते हैं। और बयान देने के बाद आपने देखा उस बयान का असर होता है, और कहीं ना कहीं दोबारा चुनाव डिक्लेयर होते हैं और बीजेपी उसमें आती है, यानी कि सरकार में आती है। क्योंकि राज्यसभा सदस्य थे, तो राज्यसभा सदस्य होने के नाते उन्हें राज्यसभा में बोलने का मौका मिला था, ये इमरजेंसी के। तो आप समझिए कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की कितना बड़ा राजनीतिक नाम, किस समय इमरजेंसी की ड्यूरेशन के नेता हैं, ये पॉलिटिशियन है। आज के समय पे लोगों को सोचना चाहिए कि इतने बड़े सीट्स नेतृत्व किस तरीके से उनकी नॉलेज का लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। पार्टी के अंदर यही लोग स्तंभ होते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है वो इन नेताओं की बदौलत जो है, कहीं ना कहीं पार्टी की जो क्रोनोलॉजी होती है, पार्टी की जो रूपरेखा होती है, पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है, वो इन पॉलिटिशियन की वजह से ही मजबूत होता है। तो आप लोगों ने जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी के जो लोग जानना चाहते हैं, उनके बयानों को सुनना चाहते हैं, उनके बयानों को सुन के ही लोग जो आज तक देखते आ रहे हैं, उन्होंने बेबाक तरीके से हर हमारे सवाल का जवाब दिया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी सवालों का मेरा बहुत अच्छे से जवाब दिया और आपका भी सवाल सब स्पष्ट थे। थैंक यू। तो आपने जिस तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया, आपने देखा होगा हम इस तरीके से सवाल फिर कभी भी लेके आएंगे। और फिर भी कुछ ऐसा मुद्दा आप लोगों के बीच में रह गया हो जो आप लोग स्वामी जी से जानना चाहें, तो आप ज़रूर हमें भेजिएगा, हम स्वामी जी के पास भेजेंगे और उस चीज़ का भी जवाब हम आप तक दोबारा पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।